नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं और कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वो लेकर आए हैं आपके समक्ष। ये एक रिसेंट जजमेंट है। इसमें जो है वो डिस्कस किया गया है ऑर्डर 9 रूल 13 में, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड का जो जजमेंट पर आधारित है और इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर जो है प्रोवाइड कर दिया गया था। तो माननीय हाई कोर्ट के समक्ष गए थे और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने वापस एप्लीकेशन जो है डिफेंडेंट की अलाउ कर दी थी और जिसमें सेट असाइड था, जो डिक्री ऑफ सेट असाइड का वापस उसके एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था। लेकिन फिर जब हाई कोर्ट जब गए ऑपोजिट पार्टी, तो ऑपोजिट पार्टी ने जो है प्लेंटिफ की एप्लीकेशन जो थी उसको कंफर्म, मतलब जो डिफेंडेंट की जो एप्लीकेशन है उसको कंफर्म्ड कर दिया था और कहा, लेकिन साथ में ये कहा था कि डिफेंडेंट का राइट नहीं बनता है कि वो रिटन स्टेटमेंट दोबारा से फाइल कर सकें, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट में आने पे वापस जो है मैटर ट्रायल कोर्ट के समक्ष वापस भेज दिया गया था। तो देखिए, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये सिविल अपील 3641 ऑफ 2022 की ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो इसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या था इस जजमेंट में, देखिए यहाँ पर यही बताया है कि ये हाई कोर्ट के समक्ष आए थे, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आए थे, समक्ष में नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आए थे। जो हाई कोर्ट जो थी उड़ीसा की, जो हाई कोर्ट जो कटक ब्रांच है, CMP नंबर सो जिसमें हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था ऑर्डर जो है ट्रायल कोर्ट का, और जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था अपने ही ऑर्डर को, एक्स पार्टी ऑर्डर को, डिग्री जो दी गई थी इन जो पावर यूज की थी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड में। तो पहले हम बता देते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 उनके लिए होता है जब भी कोई कोर्ट डिग्री पास कर देती है, एक्स पार्टी ऑर्डर की जो डिग्री पास कर देती है, तो ऑपोजिट पार्टी चाहे तो इसके अंदर ऑर्डर 9 रूल 11 के अंदर, सॉरी रूल 13 के अंदर CPC के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जिसमें अगर ट्रायल कोर्ट चाहे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी, जो है डिफेंडेंट जो थे उनकी जो एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और अब जो प्लेंटिफ थे जो जिन्होंने अपील फाइल की थी उसमें जो है ऑपोजिट पार्टी की जो डिफेंडेंट की जो एप्लीकेशन है उसको कंफर्म्ड कर दिया था, मींस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म्ड कर दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ था देखते हैं इसमें फैक्ट्स में क्या लिखा था। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट्स थे, जो डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 कैन नॉट बी परमिटेड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट। तो और अपीलेंट जो थे, अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर डिफेंडेंट नंबर 1 और 3 इन्होंने ही जो है प्रेजेंट अपील फाइल की थी। तो पूरा सा कंसाइज फॉर्म में बता देते हैं। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था और उसमें जो है प्लेंटिफ की जो अपोजिट पार्टी को एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया था। एक्स पार्टी ऑर्डर के ऊपर डिफेंडेंट्स जो थे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। एप्लीकेशन जो थी ट्रायल कोर्ट ने वो अलाउ कर दी थी और प्लेंटिफ ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सही है, लेकिन डिफेंडेंट का राइट नहीं बनता कि वो रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल कर सके। अब उस ऑर्डर के ऊपर जो डिफेंडेंट्स थे, ओरिजिनल डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सिविल अपील फाइल की थी। आप देखिए फैक्ट्स क्या थे इसमें, फैक्ट्स को अपन देखते हैं क्या था इसमें। फैक्ट्स में ये था, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे उन्होंने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन था वो फाइल किया था ऑफ हिज राइट, टाइटल, इंटरेस्ट एंड पोजेशन ओवर द सूट शेड्यूल सिविल सूट नंबर सो एंड सो। और ओरिजिनल प्लेंटिफ ने जो है डिक्री टू डिक्लेयर द ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 का कोई अथॉरिटी नहीं बनती कि एलिनेट करे सूट लैंड को, और साथ में डिक्लेयर करें कि टू रजिस्टर जो सेल डीड सो एंड सो है वो प्लेंटिफ के ऊपर बाइंडिंग नहीं पड़ती है, और एज वेल एज दी परफॉर्मर नंबर डिफेंडेंट नंबर 4 और 5 जो थे वो परफॉर्मर डिफेंडेंट थे। तो साथ में रिलीफ और परमानेंट इंजेक्शन मांगा था अगेंस्ट दी डिफेंडेंट नंबर 1 और 3 के ऊपर। अब जो अपीलेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जो आए हैं वो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 हैं। उन्होंने जो सूट में भी अपेयर हुए थे 20/3/2012 को, और एक जो है पिटीशन जो है रिटन स्टेटमेंट, उन्होंने एक टाइम मांगा रिटन स्टेटमेंट के लिए, लेकिन कई एडजॉर्नमेंट होने के बाद भी उनको रिटन स्टेटमेंट वो उन्होंने फाइल नहीं की। तो फिर
ओरिजिनल नंबर डिफेंडेंट 2, 3 जो है, जो यहाँ पर अपीलेंट्स हैं, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दिए और 27/3/2017 को प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस दिया एग्जामिनेशन चीफ बाय एन एफिडेविट, और 4 जुलाई 2017 को सूट को बुलाया, मतलब सूट कॉल किया गया हेयरिंग के लिए। जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 हैं वो एब्सेंट थे, तो इसलिए उनको एक्स पार्टी करार कर दिया गया। और फिर उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ जो PW1 थे, उन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया और केस पोस्टेड हुआ 15/7/2017 को फॉर आर्गुमेंट्स। उस डेट पे डिफेंडेंट नंबर 1 और 3 ने एप्लीकेशन फाइल की, एडजॉर्नमेंट की। सूट जो था वो एडजॉर्न कर दिया गया 1-2 दिन के लिए 17/7/2017 को, और आर्गुमेंट्स हर्ड हुए और प्रोनाउंसमेंट हो गया 18/7/2017 को ही प्रोनाउंस हो गया। तो ट्रायल कोर्ट ने एक एक्स पार्टी डिग्री जो है वो अवार्ड कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 ने जो एप्लीकेशन थी वो फाइल की ऑर्डर 9 रूल 13 में। उसी कोर्ट में कहा कि एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए। साथ में एक एप्लीकेशन भी फाइल की सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की इसको कंडोन कर दिया जाए, जो उन्होंने CMA फाइल की है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो उसके बाद साथ में ये भी अपीलेंट ने ये भी मांगा कि जो डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 थे, जो यहाँ पर अपीलेंट है, उन्होंने कहा कि उन्हें रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। और उसके बाद क्या हुआ, और फिर सूट को डिसाइड किया जाए मेरिट्स पे। बाय उस एक ऑर्डर आया 5/12/2019 को, ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी CMA जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी डिफेंडेंट ने, और उसे कंडोन कर दिया उनकी एप्लीकेशन को कि हाँ आपकी जो डिले जो था डिले को कंडोन कर दिया। अब उस ऑर्डर के ऊपर, लर्नेड ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है, जो डिससेटिस्फाइड हुए जो ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे, जो कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने CMP सो एंड सो फाइल की हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया ट्रायल कोर्ट का कि हाँ ट्रायल कोर्ट ने ठीक कहा है, जो कंडोन किया डिले को और सेट असाइड किया एक्स पार्टी डिग्री को, उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, आगे ये हुआ कि हाई कोर्ट ने सेट असाइड तो कर दी, मतलब जो ऑर्डर जो पास था वो जो कि सेटिंग असाइड द सेट एक्स पार्टी डिग्री था, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली सूट जो था वो रिस्टोर्ड कर दिया गया, हो जाता है फाइल पे। अब लेकिन डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 कैन नॉट बी परमिटेड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। देखो ये इशू था कि डिफेंडेंट नंबर 2 को और 3 को बेशक वो सूट रिस्टोर्ड हो गया फाइल पे, लेकिन डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हियरिंग में और विदाउट प्रोपाउंडिंग देयर ओन केस, अपना केस जो है वो नहीं रख सकते। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो अपने आर्गुमेंट्स एडवांस कर सकते हैं जो भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल होगा ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए इस इशू से एग्रीवेट हुए और डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 कि वो फाइल नहीं कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। इस इशू से एग्रीवेट होके वो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल की। अब यहाँ पे उनके काउंसिल्स ने अपने अपने कंटेंशंस रखे। हाई काउंसिल ने ये कहा कि हाई कोर्ट जो है वो ग्रेव एरर की है उन्होंने ऑर्डर पे, डिफेंडेंट नंबर 2 कहने कि वो फाइल नहीं कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। और कार्ड ने कहा, मतलब काउंसिल ने कहा कि एक सूट जब रिस्टोर्ड हो जाता है एक्स पार्टी डिग्री जो कि हाई कोर्ट ने खुद ही अपहेल्ड कर दिया है, तो फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये मतलब बनता नहीं है उनके पास कि वो ऐसा ऑर्डर पास करें जिसमें कहा है कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर है वो सेटिस्फाइड हो गया, सूट रिस्टोर्ड तो फाइल हो गया, लेकिन डिफेंडेंट नंबर 2 वो है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते। तो ये कंटेंशंस थी काउंसिल्स की। तो देखिए अब कंटेंशंस को छोड़ के अब सुप्रीम माननीय कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया उस पर आते हैं। कोर्ट ने देखिए ये निर्णय दिया पैरा नंबर 6 पे कि ये पता चलता है कि अपीलेंट्स जो थे डिफेंडेंट नंबर 2, 3 उन्होंने CMA सो एंड सो फाइल की थी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर, और प्रेयर मांगी थी कि कंडोन कर दिया जाए डिले को और एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। और साथ में ये भी प्रेयर मांगी थी कि अलाउ किया जाए रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने की उनको परमिशन दी जाए, और ताकि वो सूट जो मेरिट्स पे डिसाइड किया जा सके। अब 5/12/2019 को ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी जो उनकी एप्लीकेशन थी और कंडोन भी कर दिया, और एक्स पार्टी डिग्री को भी सेट असाइड कर दिया, और कॉस्ट भी लगाई 25,000 रुपए की ईच ऑन टू बी पेड टू द प्लेंटिफ। लेकिन ऑर्डर जो था उसमें कहीं दिखता नहीं है कि जो एक्स पार्टी जो ऑर्डर था डिग्री का
कि उसमें डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को परमिशन दी थी कि नहीं दी थी, ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है ऑर्डर में कि डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कहा गया था कि नहीं कहा गया था। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। लेकिन जो कहा कि जो ऑर्डर जो पास हुआ ट्रायल कोर्ट का, कंडोन किया गया है डिले को और सेट असाइड की गई है डिग्री को, वो जो कि हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी बाय पासिंग दी जो जजमेंट है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्स पार्टी और डिग्री और रिस्टोरिंग टू द फाइल डिफेंडेंट नंबर 3, लेकिन वो परमिशन उनको नहीं मिलती है कि रिटन स्टेटमेंट वो फाइल कर सकें। तो फिर इसमें जो अपोजिट साइड के जो काउंसिल्स थे उन्होंने 2 जजमेंट्स पर रिलाई किया, संग्राम सिंह और अर्जुन सिंह की जो एक जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया। और वो ये कहती थी कि जब एक्स पार्टी और डिग्री सेट असाइड कर दिया जाता है तो सूट रिस्टोर्ड फाइल पे हो जाता है, डिफेंडेंट को वापस उसी पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता। डिफेंडेंट कैन नॉट बी रेलिगेटेड टू द पोजीशन प्रायर टू द डेट ऑफ हियरिंग, जब सूट को एक्स पार्टी पे डाल दिया जाए। तो वो ऐसे में उनको डिबार्ड किया जाता है फाइलिंग एनी रिटन स्टेटमेंट इन द सूट। बट आगे साथ में ये बताया कि बट ही कैन, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में as much as the cross examine the witness of the plaintiff। तो देखिए ये चीज जो जजमेंट थी उस पे उन्होंने रिलाई किया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, हाउएवर इन आवर व्यू, कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे उस डिसीजन के जो बताया गया संग्राम सिंह और अर्जुन सिंह के, यहाँ पर फुली एप्लीकेबल नहीं बनते हैं। क्योंकि इस केस में क्या था कि जो CMA सो एंड सो जो फाइल की गई थी ऑर्डर 9 रूल 13 में, अपीलेंट जो थे जो कि ओरिजिनल डिफेंडेंट थे उन्होंने प्रेयर किया था कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेयर भी साथ में, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज करूंगा, एक प्रेयर भी यूज की थी कि उन्हें रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करने की परमिशन दी जाए। तो आगे से देखिए ये बताया कि नो ऑर्डर डिसीजन जो है हाई ट्रायल कोर्ट का आया नहीं ऑन दी सेकंड प्रेयर पे से कि वो डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को रिटन स्टेटमेंट को फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन देयरफॉर एक्स पार्टी ऑर्डर को डिग्री को सेट असाइड किया जाता है और सूट को रिस्टोर किया जाता है फाइल पे, इवन एज पर द डिसीजंस इन द केस ऑफ संग्राम सिंह एंड अर्जुन सिंह। डिफेंडेंट कैन नॉट बी रेलिगेटेड टू द पोजीशन प्रायर टू द डेट ऑफ द हियरिंग। इन दैट केस आल्सो इट शुड हैव बीन, उस केस में भी क्या हुआ था कि ट्रायल कोर्ट को कंसीडर किया गया था कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो कंसीडर करे प्रेयर को और डिफेंडेंट नंबर 2 को, और वेदर की वो फाइल कर सकते हैं कि रिटन स्टेटमेंट की नहीं, जो कि प्रेयर में लिखा गया था। तो इस प्रेयर को डिसाइड नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने, कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेशक वो उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए मांगा और साथ में कंडोनेशन और डिले के लिए मांगा, लेकिन उनको जो परमिशन दी गई है कि नहीं दी गई है ऐसे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में नहीं रिफ्लेक्ट होता। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि नो ऑर्डर पास बाय द ट्रायल कोर्ट, उसके इशू पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। हालांकि डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 ने स्पेसिफिक प्रेयर लगा रखी थी कि उन्हें कहा कि उन्हें रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की परमिशन दी जाए। आगे देखिए फिर आगे बताया कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर जो सो एंड सो पास किया उसमें डिले को तो कंडोन कर दिया, एक्स पार्टी ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया और कंडोनेशन डिले को भी सेट असाइड कर दिया। and decide order the continuation delay and setting aside was the subject to the matter of the trial court, matter before the high court। फिर हाई कोर्ट पे चुनौती दी गई, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट की आई कि डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 कैन नॉट बी परमिटेड टू फाइल रिटन स्टेटमेंट can be set to the beyond the scope and ambient of CMP filed before the high court। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा मतलब डिसीजन को बदल दिया, उनका कहा इंटरफेयर किया और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसने कहा कि हाई कोर्ट की जो स्कोप और एम्बिएंट जो फाइल की गई है CMP उससे स्कोप और एम्बिएंट से बाहर आता है अंडर सर्कमस्टांसेस पे द इम्प्यून जजमेंट जो है हाई कोर्ट की एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्विंग की डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 कैन नॉट बी परमिटेड टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इज अनसस्टेनेबल। देखिए और इशू ऑफ क्वेश्चन बनता है डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को वो फाइल कर सकते हैं रिटन स्टेटमेंट और नॉट शैल हैव टू बी रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का जो ये डायरेक्शन थी वो अनसस्टेनेबल है क्योंकि अब स्कोप और एम्बिएंट से बाहर जाती है वो, तो वापस से मैटर जो है ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया और जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट थी उसको की ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि एक्स पार्टी जो है ऑब्जर्विंग दो द एक्स पार्टी ऑर्डर जो बेशक वो सेट असाइड कर दिया गया, डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को परमिशन नहीं दी जाती कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करें, इस इशू को क्वैश कर दिया एंड सेट असाइड। अब यहाँ पे कहा डायरेक्शन दी कि ट्रायल कोर्ट को
कंसीडर करना है प्रेयर की डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 को टू की अलाउ करनी है उनकी प्रेयर कि वो फाइल कर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और क्वेश्चन इशू इज टू कंसीडर बाय द ट्रायल कोर्ट। इट इज ओपन फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ है, वो उनके पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी रेजिस्ट कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट को और द ट्रायल कोर्ट वो कंसीडर करेगा क्वेश्चन जो कि सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर डिग्री मे बी अलाउड डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 may be allowed permitted to file written statement in accordance with the law on the merits। तो यहाँ पर हमने कोर्ट ने कहा कि हमने कोई ऐसा ओपिनियन नहीं दिया है इन द फेवर ऑफ द आइदर पार्टी, सिर्फ इस इशू को मतलब सेटिस्फाइड कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर आ गया है कि ट्रायल कोर्ट को जो है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 3 months के अंदर डिसाइड करें फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग ऑफ सूट विद इन द पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम टुडे। कहा है कि विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द सूट which shall be the within the period of 1 month from today। जो फर्स्ट हियरिंग होगी उसके 3 महीने के अंदर वो डिसाइड करना होगा। तो इस अपील को अलाउ कर दिया। देखिए ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट की ये 17 मई 2022 की थी। ये ऑर्डर 9 रूल 13 के ऊपर एक काफी अच्छी जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।